दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में वन रैंक वन पेंशन है, एमएसपी, जवानों के साथ धोखा, न्यायिक जांच की मांग। किस किस ने धोखा दिया? पहले सेना के अधिकारियों ने दिया, यानी कांग्रेस पार्टी ने दिया, अब भारतीय जनता पार्टी दे रही। क्यों दे रही? एक एक वीडियो दिखाऊंगा आपके सामने, सच लेके आऊंगा। और आगे 20 तारीख को इसके लिए क्या प्लान है। न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं सैनिक संगठन। 20 को जंतर मंत्र पर पहुंचना। और दोस्तों, मैं बात करूंगा सैनिकों की मांग हुई पूरी, बहुत दिनों से ये मांग थी। शायद सुन के आपको भी लगेगा हर्ष। दोस्तों, और आईबीओ सैनिक संगठन की एक अनूठी पहल, जितने इनपैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनके एमडी से मिल रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं ताकि पूरे सैनिकों को हो इसका फायदा। और मैं बात करूंगा सेना के अंदर भ्रष्टाचार, सीबीआई ने कसा शिकंजा 2 अधिकारियों पर और गवाह बनाए ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल। और बात करूंगा जवानों ने महाकुंभ में बचाई जिंदगी। और बात करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस, आखिर क्यों? तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा उस बात की, यानी वन रैंक वन पेंशन जो हमारा संवैधानिक हक है। और वन रैंक वन पेंशन बना हमारे लिए, जिसके लिए बना, आज वो परेशान, उसे छला गया। क्यों छला गया? एक प्रूफ दिखाता हूं, आज से 8 साल पहले वीडियो। It's only the defense people who are retired early. We retire 85% people of defense forces retire below 38 years of age. Now you can imagine 85% people just serve for 18-20 years, and in the prime of their youth, when they have maximum responsibility of their wife, their young children and their parents who are aging, they are denied actual pay. They come down to half pay. Whereas their counterpart in the civil service work up to 60 years. That means 20 years more than that. Strong army makes a strong nation, sir. And therefore a strong nation has to have a strong army. I feel strongly that you give your lives for this country, yes, and we should pay attention to your needs. So whatever effort I can give in this, I'm going to give. मेरे पास डेलीगेशंस आ रहे थे, फौज के डेलीगेशंस, और अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत हुई और सब ने कहा कि फौज के लिए ये एक बहुत ऐतिहासिक और जरूरी कदम है। फौज के लोग हिंदुस्तान के लिए तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं, पहाड़ों पे खड़े हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी पूरी मदद करें। इसीलिए मैं सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पे एक बहुत ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। जवानों को ये लगना चाहिए कि उनका पूरा समर्थन उनकी सरकार करती है। ये हमारा सेंटिमेंट है। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस देश के लिए रोज लड़ते हैं, अपना खून पसीना देते हैं। धन्यवाद। यानी सेना के कुछ अधिकारी राहुल गांधी के पास एक मेमोरेंडम ले जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली थी वन रैंक वन पेंशन देने की। यानी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले बजट में उन्होंने 500 करोड़ का प्रावधान कर दिया था। और उसके लिए राहुल गांधी जी को सुझाया गया कि सेना के अंदर 85% लोग जो सेना के जवान होते हैं वो लगभग 15 से 20 साल सर्विस करके रिटायर्ड होते हैं, और उनकी लायबिलिटीज बढ़ती है आगे, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे। इसलिए लगातार उन्हें वन रैंक वन पेंशन का संशोधन करना चाहिए। और ये हम नहीं कह रहे ना, जवान कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सेना के अधिकारी राहुल गांधी जी से। अब राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, जरा आप ये भी सुन रहे होंगे आराम से। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हाँ, ये देश जवानों का है और जवानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलना चाहिए। यानी वो अपना सर्वोच्च सैक्रिफाइस करते हैं तो प्रायोरिटी उन्हें मिलनी चाहिए। जवान की बात कर रहा हूं, वहां पर अधिकारी की बात नहीं हो रही। और जब सर्विस 30 से 35 साल छोड़ता है तो सिर्फ छोड़ता है तो वो सिपाही है, लेफ्टिनेंट नायक, नायक है, हवलदार, यानी जेसीओ भी मिनिमम छोड़ते हैं। तो सबसे पहला हक इस रैंक का था। लेकिन दोस्तों, बाद में क्या होता है, किस तरीके का खेल होता है, तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है और ये अधिकारी और इन अधिकारियों के लीडर यानी मेजर जनरल सतवीर साहब की बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हमें बताया है आज शायद वो 2:30 बजे या 3 बजे या कुछ वन रैंक वन पेंशन के ऊपर स्टेटमेंट देने वाले कि हमने रक्षा मंत्री जी अभी घोषणा करने वाले, उन्होंने
उनसे इनकी बात हुई। यानी इतना बड़ा जो आंदोलन चला आज से 8-10 साल पहले, उसकी अगुवाई कर रहे थे सेना के अधिकारी। और सेना के अधिकारी बात किसकी कर रहे हैं? जवानों की। लेकिन जब फायदा होता है, इंप्लीमेंट होता है, तो पीएमआर को भी दरकिनार कर दिया जाता है और जवान छले और ठगे रह जाते हैं और जवानों के हाथ में कुछ नहीं मिलता है। खासकर जीशू के तो कुछ मिलता ही नहीं, जवानों को एक चॉकलेट मिल जाती है और असली मलाई सेना के अधिकारियों को मिलती है। जब इनसे पूछा जाता है कि आपके लिए तो वन रैंक वन पेंशन थी नहीं, तो बोलते हैं नहीं, सबके लिए थी। तो दोस्तों अब वही सवाल फिर खड़ा हो गया है और उसी सवाल को आधार बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं और 20 तारीख को क्या है इसके बारे में। साथियों, कांग्रेस ने हमारे पूर्व सैनिकों के साथ भी विश्वासघात किया। 4 दशक तक कांग्रेस पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के लिए तरसाती रही। और जब 2013 में उनको लगा कि मोदी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, तो उन्होंने जाते जाते वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया। और वो 500 करोड़ का कागज लेकर के इस शहजादे हरियाणा में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन करते थे, पंजाब में जाते थे, हिमाचल में जाते थे और भ्रम फैलाने का काम करते थे कि देखिए हमने वो आरोपी कर दिया, वन रैंक वन पेंशन कर दिया। इनकी झूठ बोलने की इतनी हिम्मत है, इनकी झूठ बोलने की इतनी आदत है, बड़े बड़े पत्रकार भी भ्रम में रहते हैं। ऐसा शानदार झूठ बोलते हैं लोग। भाइयों बहनों, जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, मोदी ने डंके की चोट पर वन रैंक वन पेंशन का वायदा पूरा किया। और जरा गांव-गांव पूर्व सैनिक परिवारों को बताइए कि कांग्रेस कैसा झूठ बोलती है। उन्होंने 500 करोड़ रखा था, हमारी सरकार ने जब ओआरओपी दिया तो कितना खर्च हुआ पता है? उन्होंने 500 करोड़ का खेल खेला था, हमने वन रैंक वन पेंशन दिया तो अब तक 1,20,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मोदी हर सैनिक की परिवार को पहुंचा चुका है। अब आप बताइए, 500 करोड़ कागज पे लिख करके देश के लिए जीने मरने वाले, देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले, और हरियाणा कुरुक्षेत्र की धरती जहां सत्य विजयी होता है, उस धरती पर पूर्व सैनिकों के सामने झूठ बोलने का पाप किया था। और जब मोदी ने इसको लागू किया, 1,20,000 करोड़ रुपए के साथ हर परिवार की चिंता की है। और मोदी हर परिवार की चिंता समझता है और इसीलिए ऐसे संवेदनशील निर्णय लेता है। सुन लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के सैनिकों के साथ भी छलावा किया है। उन्होंने सीधा किया है कि उन्होंने एक एलोकेशन बजट जल्दबाजी में 500 करोड़ का दिया था, लेकिन हमने एक
आप 1,20,000 करोड़ रुपए का हमने आवंटन कर दिया। और ये जो स्टेटमेंट है 8 महीने पहले का हरियाणा चुनाव में उन्होंने कहा है हम जवानों के साथ हैं, हम जवान। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को लेकर भी बयान दिया था कि नहीं सभी को मिलेगी वन रैंक वन पेंशन। यानी मैं बात कह रहा हूं कि राजनीति हुई, सत्ता बदली, कांग्रेस ने आते आते अपना गोटी खेली 500 करोड़ की, वो सफल नहीं हुए। मोदी जी को, अब भारतीय जनता पार्टी को सरकार मिल गई, जवानों को खूब रैलियों में ले जाया गया, जवान अफसरों के पीछे भागे, जवान बीजेपी के पीछे भागे, जवान कांग्रेस के पीछे भागे, लेकिन जवान के हाथ में कुछ नहीं मिला। जवान को सिर्फ ठगा गया, छला गया। और ये ठग और छल ये हमारी यूनिटी की कमजोरी रही कि हम आज तक दूसरों पे भरोसा करते हैं, खुद पे भरोसा नहीं किया। अब खुद पे भरोसा करने के लिए आगे 20 तारीख जंतर मंतर 9:30 बजे आपको पहुंचना होगा और वहां पर न्यायिक जांच, यानी 3 रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के हों, वो न्यायिक जांच करें कि वन रैंक वन पेंशन का असली पहलू क्या था, ये क्यों लाई गई, किसके लिए लाई गई और फिर उसका क्या फायदा होना था, किसको ज्यादा फायदा हुआ, किसको कम फायदा हुआ। इसके लिए घोषणा हो चुकी है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब की तरफ से उन्होंने पहल की कि हम आओ दोस्तों, हम आ रहे हैं फिर जंतर मंतर पर 1 दिन की रोष रैली, 1 दिन की बड़ी रैली करेंगे और उसके बाद आगे का हम प्लान करेंगे दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि पत्र लिखने से या गिड़गिड़ाने से कुछ मिलेगा, आपको अपनी यूनिटी की ताकत दिखानी पड़ेगी। इसलिए हम आपसे फिर निवेदन करते हैं कि 20 तारीख को जरूर आपको 20 फरवरी जंतर मंतर, आप समझ सकते हो आज है 17 तारीख, 2 दिन बाद दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपके सामने एक बड़ी समस्या रहती है कि सैनिकों का इलाज कहां हो। पहली बार देश का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एम्स में एक ज्ञापन, एक समझौता पिछले 11 फरवरी को साइन हुआ है और उसका डिटेल मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या आप उसमें इलाज करा सकते हो? तो मेरा है हाँ, यानी ईसीएचएस जितने भी इन पैनल हॉस्पिटल हैं देश के, वो रेफरल एम्स का ले सकते हैं, क्योंकि एम्स के साथ उनके जो इंडिविजुअल्स हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उन और उनके डिपेंडेंट्स की पूरी सुविधा है कि आप जितने स्पेशलिस्ट हैं उनका फायदा उठा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। और दोस्तों जो सबेरिया कमांडर हैं जीओसी मेजर जनरल सलील सेठ और एम्स के निर्देशक प्रोफेसर अरविंद जी ने एक समझौता पर साइन किया है। उसमें आप देख सकते हो कि और बहुत सेना के अधिकारी हैं, डीन हैं प्रोफेसर नीरज कुमार, तमाम लोगों ने और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी ये पहल थी। अब मैं बात करूंगा इसी के संदर्भ में, यानी दोस्तों जैसा कि ग्वालियर के अंदर आईवीओ इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, लगातार इस बात की पहल कर रहे हैं कि हम प्रशासन के साथ मिलकर उनका सहयोग करें, उनके लिए काम करें। और उसके साथ ही जितने इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल हैं, बिरला हॉस्पिटल है, एक सिम्स हॉस्पिटल है, उनसे जाकर के उनके एमडीओ से लगातार मुलाकात कर रहे हैं कि जवानों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनका सही तरीके से इलाज होना चाहिए, उनके डिपेंडेंट्स की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इसी सिलसिले में पहले बिरला हॉस्पिटल में मिलते हैं, फिर सिम्स में आप देख सकते हो उनसे मुलाकात करते हैं, आश्वासन देते हैं। जहां तक आश्वासन दिया था कि किसी भी एक्स सर्विसमैन या उसके डिपेंडेंट को जरूरत है, हम एम्बुलेंस भी पहुंचाएंगे, रात में आओ, कभी भी आओ, फॉर्मेलिटी बाद में, इलाज पहले। और इसी का जो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की एक झलक दिखा रहा हूं कि जैसे कि इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ग्वालियर की टीम ने एक हेल्थ चेकअप जो कल संडे को ग्वालियर में उन्होंने आयोजन किया और उसमें लगभग हजारों लोगों ने शिरकत की। और दोस्तों वहां पर उपस्थित थे आईबीओ प्रेसिडेंट, जिला प्रेसिडेंट कैप्टन शत्रुघ्न सिंह तोमर और पूर्व जिला अध्यक्ष कैप्टन राम सिंह तोमर, पीआरओ कैप्टन भगवंत सिंह, सूबेदार वीरेंद्र सिंह यादव, कैप्टन भरत सिंह तोमर, कैप्टन चिरंजी लाल, कैप्टन देवेंद्र सिंह, सूबेदार के सिंह, वेटरन गिरवर सिंह और तमाम इनकी टीम थी। और सिम्स के थे डॉक्टर ए.के. गुप्ता, डॉक्टर स्वप्निल जोशी, डॉक्टर विनोद साक्य और उनकी स्टाफ नर्स सहयोगियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है ये है आपकी यूनिटी की ताकत। जब तक आप सही तरीके से फौजी हैं और फौजी एक संगठन बना करके किसी के भी सामने जाओगे, किसी के सामने समस्या रखोगे तो उसका वजन पड़ता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा सैनिक संगठनों से आप जुड़िए यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं और लोगों की मदद के लिए आप आगे आइए। दोस्तों तो ये थी बड़ी खबर। अब मैं बात करूंगा सीबीआई का शिकंजा 2 सेना के अधिकारियों पर। हाँ जी दोस्तों, मामला है बीकानेर का। यूनिट 365 एक कॉन्ट्रैक्ट बिल पास करने के लिए सेना के 2 अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है। सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ में उनके खिलाफ केस चलेगा। सरकारी गवाह ब्रिगेडियर और वहां के कर्नल साहब बनेंगे और 2 अफसर, उनका मैं शायद नाम लूं, एक हैं संदीप और देव कुमार वर्मा। इन्होंने फाइल यानी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए एक लगभग
59,000 की एक रकम ली, कॉल डिटेल पकड़ी गई, सीबीआई ने शिकंजा किया और ये कटघरे में आ गए। अब मैं बात करूंगा दोस्तों महाकुंभ की बात करूंगा। महाकुंभ एक महापर्व, आस्था का प्रतीक, लेकिन आस्था का प्रतीक कहीं ना कहीं लोग उसे अपनी सेल्फी और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़ा हादसा होते होते बचा। मैं परसों महाकुंभ में था और इसी घाट पे था जिस घाट पे ये इंसिडेंट हुआ। आप देख सकते हो संगम घाट, अरेल घाट पर कुछ श्रद्धालु हैं जो नहाने के लिए जा रहे हैं। वहां पर नेवी है, आर्मी है, एनडीआरएफ लगी, उनके मना करने के बावजूद आगे जाते हैं, सेल्फी के चक्कर में डूबने लगते हैं और वहां पर सैनिक हैं और खड़े थे जब उन्होंने वहां जाकर के बचाया। और इसी तरीके से आप दिल्ली में आपने देखा होगा भगदड़ मची। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपको क्या, एक फौजी सार्जेंट ने 5 बजे कह दिया था कि बड़ा इंसिडेंट होने वाला है, क्योंकि इतनी भीड़ थी स्टेशन पर, वहां कुली या जितने स्टाफ कर रहे हैं पहले कभी देखा नहीं। तो क्या सरकार कोई एहतियात नहीं बरत सकती थी? सरकार कोई प्रिकॉशन नहीं ले सकती थी? क्या कर रहे थे टीटी रेलवे स्टाफ, क्या कर रही थी आपकी प्रोटेक्शन, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है? लेकिन आर्मी ने अलार्म दे दिया था कि गड़बड़ होने वाली है, लेकिन नहीं, गड़बड़ हो गई। अब लीपापोती होती है, पहले बोलते हैं गड़बड़ नहीं है, फिर गड़बड़ होती है, फिर मुआवजे दिए जाते हैं, फिर राजनीति होती है, फिर छींटाकसी होती है। इसी के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी कह रही है हम रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेना चाहते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं की मौत का जिम्मेदार कौन? किसे देना चाहिए इस्तीफा? जब ये सवाल हमने देश की जनता से पूछा तो हमें जो जवाब मिला उससे दूध का दूध और पानी का पानी। सबसे पहले हमने ट्विटर पर पूछा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई लोगों की मौत हो गई, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इस घटना पर किसे इस्तीफा देना चाहिए? जवाब के लिए 3 ऑप्शन दिए। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा रेल मंत्री और तीसरा दोनों। हजारों लोगों ने इस सवाल का जवाब दिया। 40% से ज्यादा लोगों ने इस घटना पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा, तो वही 43% पब्लिक ने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की। वही 16% इस दर्दनाक घटना में पीएम मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। यही सवाल जब हमने यूट्यूब पर भी पूछा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में कई लोगों की मौत, किसे इस्तीफा देना चाहिए? यहाँ हमने जवाब के लिए 2 ऑप्शन दिए, पहला प्रधानमंत्री और दूसरा रेल मंत्री। यहाँ भी हजारों लोगों ने अपनी राय दी। 58% लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, तो वही 42% जनता ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा। लोगों की राय और उनका गुस्सा बताता है कि इस दर्दनाक घटना और श्रद्धालुओं की मौत के जिम्मेदार प्रधानमंत्री और रेल मंत्री दोनों। देश की आवाम दोनों का इस्तीफा चाहती है। अब देखना होगा कि आखिर कौन इस घटना की जिम्मेदारी लेगा और कौन इस्तीफा। रेलवे की नाकामी के बाद जो हुआ वो और शर्मनाक है, वो कलंक करने वाला है। रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आए और उन्होंने लीपा पोती शुरू कर दी, पूरे महकमे को लीपा पोती पर लगा दिया और अभी भी बेशर्मी पर आमादा है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद नैरेटिव बनाया गया, सब कुछ सकुशल चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ चंगा सी है। ये बेशर्मी है, बेहयाई है, निर्दयता है, ये क्या है? और इस देश के रेलवे मंत्री के अंदर ये हिम्मत है कि वो ऐसा कर रहे हैं। जब लोग भगदड़ में मर रहे थे तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौत के आंकड़े छुपाने में पूरी तरह से जुटे हुए थे। और यह सच है कि यह बेशर्मी इनकी नई नहीं है, पहली बार नहीं है, लेकिन इस तरह ये श्रद्धालुओं के लिए भी दिखेगी, ये विस्मित करने वाला है। इनकी ये बेशर्मी हमने पहले भी देखी है। रेल हादसे होते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, ये रील बनाते रहते हैं, ये उसको छोटी छोटी घटनाएं बताते रहते हैं। लोग अपने परिजनों को, कल जिन लोगों की मृत्यु हुई उसमें किसी का बेटा, किसी की बेटी, पति, भाई, बहन। लेकिन दोस्तों क्या इस तरह की व्यवस्था हम अपनी जिंदगी इन लोगों के ऊपर सौंप सकते हैं? हमें अपनी व्यवस्था को अपने घर से समझना होगा, चलना होगा। सरकारी आला, आप समझ सकते हो, सेना के अलावा कोई भी संगठन, फोर्स नहीं है जो आपके लिए, आपकी जिंदगी बचाने के लिए आगे आए। मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूं, नहीं, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं हो सकता था। एकदम ऊपर से हजारों लोग नहीं टपके होंगे, पूरी स्टेशन पर सारी विजिलेंस टीम लगी है, कैमरे लगे, लेकिन किसी को क्या पड़ी है? जो जाए, वो चला गया, रोने वाला रोएगा और ये राजनीति होगी। कोई इस्तीफा नहीं देगा, ये कुर्सी से चुपके बैठे हैं, ये मलाई खाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की खबर, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।